हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आज की क्लास होने वाली है इम्पोर्टेंट इसीलिए कि देखिए, नेट जेआरएफ यूजीसी नेट आप क्लियर करते हैं या जेआरएफ क्लियर करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में यही होता है कि क्या कोई फायदा है इतना मुश्किल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या वो मेहनत हमारा जो है आगे चलकर कोई हमें इनाम या कोई उसका कुछ हमें इन रिटर्न हमें कुछ मिलेगा क्या। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कि मैं कितना कोशिश मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके उन सवालों का जवाब देने की। चलिए, तो हमारे आज का सेशन का टॉपिक ही है कि एजुकेशन से नेट जेआरएफ करने से क्या नुकसान होगा या फिर देखते हैं फायदा कितना होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 बजे जो है मेरी क्लास होती है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो 11 बजे जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इंडियन लॉजिक, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब की प्रैक्टिस करनी है अगर 11 बजे जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इसके अलावा खुद मैं एजुकेशन ही मेरा पेपर 2 रहा है और मैंने भी क्वालिफाई जो है जेआरएफ एजुकेशन से ही किया है। तो 1 बजे जो है मंडे टू फ्राइडे आप मेरे से जुड़ जाइए। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी तैयारी और जो भी चीजें हैं वो सब कुछ जो है यहाँ पे 1 बजे आपकी कराई जाएगी। के अलावा एटम 2.0 बैच के बारे में आप जानते हैं। दिस इज द पेड बैच ऑफ जेआरएफ अड्डा। पढ़ाना अच्छा लगता है अगर आपको और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो एटम 2.0 बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, ओनली पेपर 1 का, ओनली पेपर 2 और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन लेने से मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक ही फायदा है, इसमें टेस्ट सीरीज जो है आप एक नहीं सॉरी 3 फायदा है। मॉक टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएंगी, साथ ही साथ हैंडबुक भी, और क्रैश कोर्स में आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये दिस इज द पैकेज, होल पैकेज फॉर क्रैकिंग जेआरएफ। ठीक है, चलिए इस और जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है वो है आपका जेआरएफ अड्डा का फर्स्ट मीटअप जो कि दिल्ली में होने वाला है 24 फरवरी को। सो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोग 24 फरवरी को बिल्कुल आए। वहां फेस टू फेस जो है हम लोग सब लोग मिलकर इंटरेक्ट करेंगे, पूरी जेआरएफ अड्डा की टीम आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। तो बिल्कुल 24 फरवरी, मार्क द डेट। जितने भी लोग हैं आइए, आप सभी का स्वागत है वहां पे। चलिए, तो आज का सेशन जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि यार जेआरएफ करने का क्या फायदा है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने का क्या फायदा है। इतनी मेहनत करता है एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट जो है पूरे 6 महीने लगा देता है। 6 महीने में भी कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता भी नहीं है, 2-3 अटेम्प्ट के बाद जो है उनका क्रैक होता है। तो सवाल यह है कि मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, इसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। देखिए, जनरली जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं तो आपको जो है आपके अपने सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, मान लीजिए आपने साइकोलॉजी से बैचलर्स किया है तो साइकोलॉजी से आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। और फिर आप मास्टर्स जब कर रहे होते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बैचलर्स उन्होंने साइंस में किया होता है, साइंस सब्जेक्ट में, और अपना अपना जो है वो लाइन चेंज कर कर मास्टर्स वो ह्यूमैनिटीज में कर लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में कर लिया या साइकोलॉजी में या फिलोसफी में। तो आप उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर जिससे मास्टर्स कर रहे हैं उसमें आप यूजीसी नेट देंगे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन लाइन में जाते हैं। तो अगर आपने बीकॉम, बीएससी, बीए जिसमें भी किया है उसके बाद वो बीएड करते हैं, क्योंकि स्कूल में भी उनको जॉब लगने के चांसेस होते हैं, और सोचते हैं कि थोड़ा हायर स्टडी करें तो वो एमएड करते हैं। एमएड कर रहे होते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग यूजीसी नेट एग्जाम इन एजुकेशन सब्जेक्ट। ठीक है, इतना तो आप सभी को क्लियर होगा ही होगा। अगर हम देखें तो यूजीसी नेट जेआरएफ अगर आप क्रैक करते हैं तो क्या फायदा होगा। तो फायदे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि फायदे ये हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चररशिप जॉब करने जाएंगे या फिर किसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी तो वहां पे जेआरएफ होल्डर को जो है प्रायोरिटी मिलती है। जेआरएफ क्रैक करने के बाद रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। कई ऐसे स्कीम्स है, जैसे एनसीईआरटी स्कीम चलाती है, यूजीसी कई स्कीम्स चला रही होती है ना। तो ये लोग ये जो स्कीम चला रहे होते हैं वहां पे इनको जरूरत पड़ती है रिसर्चर्स की।
तो यहाँ पे जो JRF क्लियर जो कैंडिडेट होगा उसकी ऑब्वियसली जो है डिमांड बढ़ जाएगी, हायर पे स्केल होता है, करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, आपका रिकॉग्निशन बढ़ जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी में देखिए नेट JRF जो है बहुत कम बच्चे करते हैं, तो अगर आप JRF होल्डर हैं तो आपका डिमांड जो है अलग से बढ़ जाएगा। उस पूरे रिसर्च स्कॉलर की टीम में अगर आप JRF होल्डर हैं तो आपकी जो है अलग से रिकॉग्निशन आपको दिया जाएगा कि यस इतने बच्चों के कंपटीशन में 50,000 बच्चे अगर एजुकेशन का एग्जाम देते हैं एक शिफ्ट, मतलब एक बैच में, मतलब मान लीजिए दिसंबर एग्जाम में 50,000 बच्चों ने दिया, तो आपने देखा है कि मुश्किल से जो है 300-400 बच्चों का सिलेक्शन होता है JRF में। तो आप उन 300-400 बच्चों में हो जिसने JRF क्रैक किया है, तो ये एक अलग से रिकॉग्निशन आपको मिलती है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन पास होने का। एलिजिबल हो जाते हो आप ऑटोमेटिकली फॉर द लेक्चररशिप। JRF करने के बाद जब आप रिसर्च करने जाते हैं, उस टाइम पे रिसर्च करने के दौरान अगर आपको कोई मौका मिलता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने का, तो वहां पर भी आपको जो है, सिंस आप फेलोशिप ले रहे होते JRF क्लियर करने के बाद, यू आर गोइंग टू टेक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, है ना, फेलोशिप आपको मिलती है। उस फेलोशिप में आपको ट्रैवल फेलोशिप भी मिलता है, आप एलिजिबल होते हैं ट्रैवल फेलोशिप लेने के लिए। तो आप समझिए इंटरनेशनल लेवल पे या कोई नेशनल लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार हो रहा है और आप वहां पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी भी वैल्यू है। एंड वहां पर भी आपको जो है ये JRF जो फेलोशिप मिल रही होती है वो आपको हेल्प कर रही होती है ना। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जितनी होती हैं, कोई टीचिंग पोजीशन निकला या रिसर्च पोजीशन निकलता है इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, तो जो JRF क्लियर स्टूडेंट्स होते हैं उनको जल्दी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फेलोशिप होती है वो कोई छोटी मोटी 20,000 या 15-20,000 की नहीं है। आप सभी को पता है कि पिछले साल ही, है ना, अक्टूबर महीने के दौरान जो है ये ट्वीट कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा कि फेलोशिप बढ़ा दिया गया है ना। पहले 31,000 था, 31,000 से अब 37,000 हो गया है, 37,000 फॉर द JRF। और 2 साल बाद जब आप सीनियर रिसर्चर बन जाते हो SRF, तो आपका जो है वो 42,000 हो जाएगा। आप समझ सकते हो एक नॉर्मल जॉब करने आप जाओ लेक्चररशिप के लिए भी तो मुश्किल से आपको 30,000 मिलते हैं, 25 से 30,000 जो है सैलरी होती है फॉर अ टेम्पररी लेक्चररशिप इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। और यहाँ पे आपको समझ लीजिए एक सरकारी नौकरी की तरह है कि 37,000 आपके हाथ में आ रहा है हर महीने विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ, और आप आराम से रिसर्च करने का सपना जो है पूरा कर रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट 1, 2 और 3 भी दिया हुआ है। ये रिसर्च एसोसिएट कौन होते हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि NCERT या UGC कई स्कीम्स निकालती है और उनके लिए उनको जो है रिसर्च किसी भी टॉपिक पे, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। कई बार NCERT या NCTE जो है इस पर रिसर्च करना चाहती है। जब सर्व शिक्षा अभियान आया था उस टाइम पे भी कई रिसर्चेज हुए थे, स्टेट लेवल पे रिसर्चेज हुए थे, नेशनल लेवल पे, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना होता है, तो उस टाइम पे उनको रिसर्चर्स की ही जरूरत पड़ती है। और कई बार आप एड्स देखोगे इन गवर्नमेंट साइट्स पे, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज यू हैव क्लियर JRF एंड यू आर डूइंग रिसर्च, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड देखिए आप यहाँ पर भी सैलरी अच्छी खासी है, 67,000, 61,000, 58,000। ये सैलरी तो चलो ठीक है, एक मतलब आप मान लीजिए कि ठीक है यार, पैसा चाहिए हर किसी को जीने के लिए, घर चलाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको रिकॉग्निशन मिलता है ना, एज अ रिसर्चर, जब बोला जाता है दैट ही और शी इज अ रिसर्चर, उसकी एक अलग वैल्यू होती है जिस वैल्यू को किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो रिकॉग्निशन है ना, यही जो पोजीशन है, ये जो फीलिंग आती है एक कि आई एम अ PhD स्कॉलर, और या फिर आप किसी बहुत अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एज अ रिसर्चर जॉब कर रहे हैं, तो वो एक साइंटिस्ट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आती है। तो इसका कोई जो है ना मेल नहीं है, का कोई कंपैरिजन नहीं। इसीलिए आज के डेट में UGC नेट एग्जाम के लिए जो है मैं बोलूंगी इसका जो है डिमांड इतना बढ़ गया है, आप मानोगे नहीं। इस बार दिसंबर में जो है 8 से 9 लाख बच्चे बैठे थे इस एग्जाम में।
आप देख सकते हो इससे पहले जो है 4 से 5 लाख बैठते थे मुश्किल से, लेकिन आप इसी से देखिए कि डिमांड कितना बढ़ गया है, कितना डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है अभी फिलहाल जेआरएफ होने के मैंने फायदे बता दिए कि जेआरएफ अगर आप क्रैक करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। अब सवाल तो वही रह गया कि मैम अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से करते हैं तो क्या ये फायदे मिलेंगे, एजुकेशन से अगर हम जेआरएफ क्रैक करते हैं तो, या फिर हम करें भी या ना करें, है ना। ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्योंकि ऑब्वियस है जो लोग एमएड कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि मान लीजिए कॉमर्स में ही बीकॉम किए हुए होते हैं, बैचलर्स डिग्री लिए हुए होते हैं, मान लीजिए बीएससी किए हुए होते हैं कई बच्चे, या फिर कई बार तो एमकॉम करके भी वो एमएड कर रहे होते हैं, या एमएससी कर चुके होते हैं, तब उनको लगता है कि चलो हम एजुकेशन लाइन में जाएं, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो एमएड करने के बाद अब उनके दिमाग में एक सवाल होता है, कई ऐसे होते हैं कि मैम हमने एमएससी कर रखा है या फिर एमकॉम कर रखा है या फिर हम एमए साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हमने मास्टर्स कर रखा है, तो क्या हम साइकोलॉजी से यूजीसी नेट का एग्जाम दें या फिर हम एजुकेशन से यूजीसी नेट का एग्जाम दें, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा एमएड भी कर रहा हो। तो ये सवाल जब दिमाग में आता है ना, तब ये होता है कि क्या एजुकेशन से जेआरएफ क्लियर करने में ज्यादा फायदा है या साइकोलॉजी में जेआरएफ करने में ज्यादा फायदा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज द हार्श रियलिटी कि एजुकेशन सब्जेक्ट से जो है वैकेंसीज कंपैरेटिवली कम आती है। दिस इज द हार्श रियलिटी। आप जितने भी यूनिवर्सिटीज में देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी आती है तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको लेकर बहुत आएगी, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी वैकेंसी बहुत आएगी, लैंग्वेज को लेकर हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी बहुत आएगी, साइकोलॉजी के लिए भी वैकेंसी आ जाएगी, सोशियोलॉजी के लिए भी वैकेंसी आ जाएगी, कॉमर्स के लिए बहुत वैकेंसीज आती हैं। लेकिन एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर जो है एजुकेशन फील्ड में वैकेंसीज कम आती है। दिस इज द हार्श रियलिटी। लेकिन ये भी बात सच है कि एजुकेशन में जेआरएफ क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि एजुकेशन जो पेपर 2 होगा वो कंपैरेटिवली इजी होता है कोर सब्जेक्ट से, जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तब। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछो कि मैम हम एजुकेशन से कर लें या साइकोलॉजी सब्जेक्ट से कर लें, अगर हम मास्टर्स है साइकोलॉजी में, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप साइकोलॉजी को ऑप्ट करो या सोशियोलॉजी को ऑप्ट करो। लेकिन अगर आप मास्टर्स नहीं है किसी सब्जेक्ट में, है ना, मान लीजिए आपने सिर्फ बैचलर्स कर रखा है और उसके बाद आप बीएड और फिर एमएड कर रहे हैं, तो फिर आप एजुकेशन के लिए जाइए। फिर आप मास्टर्स अपने सब्जेक्ट में करके क्यों टाइम जो है और ज्यादा बोलते हैं ना जाया करना ठीक नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा है कि कम से कम फेलोशिप मिलने लग जाएगी। तो एजुकेशन फील्ड में जब आप आगे बढ़ते हैं तो जब भी कभी वैकेंसी आएगी यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, इसके बाद अब जो है हम एक और सवाल का जवाब देंगे कि देखिए एक और जो सवाल बच्चों के दिमाग में रहता है वो ये कि मैम एजुकेशन से जेआरएफ करने में एक और आपने सुना होगा कि अभी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात चल रही है, आईटीईपी की। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है यानी कि 4 ईयर का मल्टी डिसिप्लिनरी अब स्टार्ट हो जाएगा कोर्सेस, जिसमें कि अब जितने भी स्टैंड एलोन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको बोला जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी होने के लिए। मतलब ये है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है अभी उसको मर्ज होना पड़ेगा इन द कमिंग ईयर्स विद एनी ऑफ द, जैसे कि साइंस में मर्ज हो जाएगा साइंस डिपार्टमेंट में, या कॉमर्स डिपार्टमेंट में, या सोशल साइंस डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट को मर्ज होना पड़ेगा। तब मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन से जेआरएफ करने वालों का डिमांड बढ़ जाएगा उस टाइम पे। आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे मैम, तो देखिए मैं आपको बताती हूं। अगर मान लीजिए आप बीए बीएड कर रहे हैं, है ना, बीए बीएड ही तो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा कि बीएड अब अलग से नहीं करोगे आप बीए बीएड साथ में करोगे, या फिर आप बीएससी बीएड करोगे साथ में, है ना। आने वाले टाइम में यही होगा, आप बीएड अलग से नहीं कर पाएंगे, मिनिमम डिग्री यही होगी कि आपको इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा, या फिर बीकॉम बीएड। तो अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए इसमें फॉर एग्जाम्पल बीए बीएड कर रहा है बच्चा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लेक्चरर्स की या असिस्टेंट प्रोफेसर्स की,
तो साइकोलॉजी में अगर पढ़ रहा है तो चलो ठीक है, तुमने साइकोलॉजी के जेआरएफ या साइकोलॉजी के रिसर्चर या जो पीएचडी होल्डर है उसको तुमने जॉब पे रख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द बीएड पार्ट? क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग जो एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं, हम बीएड में क्या सीखते हैं? पेडागॉजी। पेडागॉजी यानी हाउ टू टीच एनी सब्जेक्ट, ये हमें सिखाया जाता है और हम सिखाते भी बच्चों को यही है। जब आप टीचर एजुकेटर बनते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप बीएड के बच्चों को क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं कि आप जो है अपने सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाएं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें अपने पढ़ाई में। इंक्लूसिव एजुकेशन का जब टॉपिक आया है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट कराया जाएगा, ये सब चीजें कौन करेगा? जो एजुकेशन से पीएचडी कर रहा है। जो एजुकेशन से पीएचडी कर रहा है उसी के पास ये नॉलेज है ना। तो यहां पे आपको सिर्फ साइकोलॉजी वाले ही पीएचडी वाले नहीं चाहिए होंगे, वहां पे आपको एजुकेशन से पीएचडी करने वालों की भी जरूरत पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम एजुकेशन से जेआरएफ करने का कोई फायदा नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट है। ऐसे बहुत सारे कमेंट मैं देखती हूँ और मेरे से पूछते भी हैं बच्चे, लेकिन मैं आपको बोलूंगी टाइम वेस्ट नहीं। आप जो भी चुने, जो भी रास्ता चुने, अगर आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर पीएचडी करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। फिर आप अपने सब्जेक्ट पे काम करिए। साइकोलॉजी पे कर रहे हैं, सोशियोलॉजी से पीएचडी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप करिए। हिस्ट्री से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं अच्छे से करिए। लेकिन अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो फिर आप बहुत परफेक्ट होकर आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पीएचडी करिए, क्योंकि एजुकेशन से जब आप पीएचडी करके निकलेंगे तो आपकी डिमांड होगी मार्केट में। मैं ये नहीं बोल सकती कि आपकी डिमांड बिल्कुल नहीं होगी, आपकी डिमांड होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि कौन पढ़ाएगा ये। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी आज के सेशन में। और आने वाले सेशन में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि देखिए पहले आपको समझाना बहुत जरूरी है कि आखिर जेआरएफ क्यों करना है, व्हाई टू डू जेआरएफ स्पेशली इन द एजुकेशन सब्जेक्ट, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। और एक तो आप देखिएगा, एक और बात बता दूं कि देखिए एजुकेशन से जेआरएफ करने पर आप अगर एजुकेशन सब्जेक्ट लेकर मान लीजिए टीचिंग फील्ड में स्कूल में जाते हैं तो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में 40-50 हजार रुपए मिल जाते हैं सैलरी, एज अ सैलरी। लेकिन अगर आप बोलो ना कि वहां पे अगर आपका प्रोफेशनल ग्रोथ कितना होता है, तो बहुत लिमिटेड होता है प्रोफेशनल ग्रोथ इन द स्कूल्स। लेकिन वहीं जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहां पे एज अ लेक्चरशिप की जॉब करते हो, उसके बाद परमानेंट जॉब लगती है, या फिर आप जेआरएफ क्रैक कर पीएचडी करने के बाद या पीएचडी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी आपको फेलोशिप आराम से 40,000 तक मिल रही होती है। और रिसर्चर जब पीएचडी अभी खत्म होती है उसके बाद आप एक इलाइट जॉब कर रहे होते हो, और आपको पता है यूनिवर्सिटी में जॉब करने पर आपका प्रोफेशनल ग्रोथ रुकता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको। एंड यू नेवर नो कि यूनिवर्सिटी में जॉब करते करते आपको ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनसीटी है, यूजीसी है ना, इन सारे में भी आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि यहां पर भी जो वैकेंसीज आती हैं दे नीड द एकेडमिशियंस फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज। यही जो यूनिवर्सिटी में जॉब करते हुए एकेडमिशियंस होते हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस में जाकर जॉब करते हैं। तो प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी रुकती नहीं है, यहाँ पे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो देखिए मैंने आपको एक और फायदा गिना दिया एजुकेशन से जेआरएफ करने का। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग करिए। अब आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ जब आप कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जून में एग्जाम होने वाला है, 10 जून से ही स्टार्ट है हमारा ये वाले सेशन का एग्जाम। तो मैं आपको अब आने वाले सेशन में टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हाँ, एक आपको मैं जनरल टाइम टेबल शेयर करूंगी, ताकि आपको प्रिपरेशन में जो है हेल्प कर सके ये टाइम टेबल। किस तरह से हम प्रिपेयर करें, कितना टाइम दे, पेपर 1 को कब करें, पेपर 2 को कब करें, कब रिवाइज करें, कितना रिवाइज करें, कब मॉक टेस्ट दें, इसके ऊपर जो है मैं एक जल्दी ही आपके लिए सेशन लाने वाला।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन में आपको मजा आया होगा, आज के सेशन में आपको पता चला होगा कि क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए। 11 बजे जो है मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे पेपर 1 के लिए होती है JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और मेरे एजुकेशन वालों का 1 PM पर मंडे टू फ्राइडे आ जाए। हमारी एजुकेशन की तैयारी जोरदार तरीके से होगी। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।